नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अवलेश कुमार और आप देख रहे ज्ञान हिंदी टीवी। मित्रों, समाचार पत्रों या तो टीवी न्यूज़ चैनल ये सब सुर्खियों में तो आप देखते ही होंगे कि जाति आधारित जनगणना का मुद्दे बना हुआ रहता है। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच नोक झोंक होते रहता है। केंद्र सरकार कहती है कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे और राज्य सरकार कहती है कि आप जाति आधारित जनगणना करवाइए। तो आखिर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाना चाह रही है और बिहार सरकार या तो अन्य राज्य भी है जो जाति आधारित जनगणना करवाना चाह रही है, लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं करवाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों कि जाति आधारित जनगणना करवाने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। क्या भारतीय लोकतंत्र में जाति आधारित जनगणना करवाना उचित है, और उचित है तो कहाँ तक उचित है। अगर उचित नहीं है तो क्यों उचित नहीं है। अगर अगर उचित है तभी ना राज्य सरकार करिए कि जाति आधारित जनगणना करवाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जातिगत जनगणना का मतलब क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या हो रहा है। तो मित्रों, जातिगत जनगणना में क्या होता है कि जैसे हम जनगणना करवाते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ व्यक्तियों को गिन लिया गया है कि इस विशेष क्षेत्र में कितने लोग हैं। 1000 हम काउंटिंग कर लिए तो गिनती हो गई 1000, तो ये जनगणना हो गया। जनगणना ऐसे नहीं होता है। जनगणना में आपको शैक्षणिक स्थिति अर्थात कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, ये सब चीज़ें का भी पता लगाया जाता है जनगणना में। और ये भी पता लगाया जाता है कि कौन कौन से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कौन कौन गरीबी रेखा के ऊपर है, कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये सब चीज़ें का दोस्तों जनगणना जातिगत जनगणना में पता लगाया जाता है। अच्छा, ये सब पता इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि जो निचले पायदान पर, और एक बात और, जाति भी पता लगाया जाता है कि जो निचली जातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उन्हें उनकी संख्या कितनी है। जैसे मंडल आयोग बना था तो मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया था कि जो निचली जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वही पिछड़ी लोग हैं, मतलब पिछड़ा ही पिछड़ा है। जो निचली जातियां वही सबसे निचले पायदान पर है। तो मंडल आयोग ने ये कहा था दोस्तों, तो पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा था। तो मित्रों, इसका उद्देश्य यही है कि अगर हम जातिगत जनगणना करवा लेते हैं तो जो लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो निचली जातियां में हैं अर्थात पिछड़ी जातियां हैं, तो उसका खाका मुझे पता चल जाए। दोस्तों, जातिगत जनगणना एक 2011 में हुई थी, लेकिन उसका रिपोर्ट अभी तक आ तो गया है लेकिन रिलीज नहीं किया गया है। केंद्र सरकार कहती है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है। और दोस्तों, उस जनगणना में लगभग 5000 से अधिक पैसे क्या हुआ ना, खर्च हुआ था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उससे। क्योंकि उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया गया। सरकार कहती है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रखा है। तो गड़बड़ियाँ क्या हुआ है वो हम आगे बताते हैं दोस्तों। हम समझते हैं दोस्तों कि जातिगत जनगणना के पक्ष में सरकार क्या तर्क देती है। तो सरकार कहती है, राज्य सरकार, कि देखिए भाई, हमारा भारत में शुरू से ही जाति प्रधान रहा है, जातियों की प्रधानता रहा है। किस जाति के लोग क्या काम करेंगे, किस जाति के लोग क्या काम नहीं करेंगे, इस तरह की जाति प्रधानता रही है बहुत प्राचीन काल से ही। तो अगर इस जाति प्रधानता के देश में जातियों की स्थिति ही पता नहीं रहेगा, जातियों की संख्या ही पता नहीं रहेगा, किस जाति के लोग कितने हैं। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि मंडल आयोग बना था, तो मंडल आयोग से पूछा गया था कि, अर्थात मंडल कमेटी, तो उनसे पूछा गया था कि आपको ये काम करना है कि हमारा देश भारत में कितने लोग ऐसे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो पिछड़े वर्ग है, जिन्हें विकास का लड्डू नहीं मिल पा रहा है, जिन्हों भारत विकास कर रहा है, लाभ कमा रहा है भारत, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन
और कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्हें मिल पा रहा है। तो मंडल आयोग ने कहा था कि देखिए भाई साहब, जो पिछड़ी जातियां हैं ना, वही पिछड़ा वर्ग है, अर्थात वही हाशिए पर है। उन्हीं को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, आर्थिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, समानता उनके पास नहीं है। तो वही जो लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उन्हीं को ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक आर्थिक इस सब में समानता नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को, अर्थात बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, ये बोला था। तो राज्य सरकार कहती है कि देखिए, जब निचली ही जातियाँ, निचले वर्ग के लोग हैं, अर्थात पिछड़ा हुआ है, तो कितने जाति है, जैसे दुसाध, चमार, पंडित, ब्राह्मण, रजवार, कोयरी, मुसहर, जाट, कुम्हार, लोहार, ये सब जातियाँ मुझे पता रहेगा, तभी तो हम उनके लिए सही योजनाएं बना पाएंगे और हम उन्हें सही से क्रियान्वित कर पाएंगे, अर्थात उन्हें हम संचालित कर पाएंगे। और जो निचले पायदान पर लोग हैं, उन्हें हम और ऊपर उठाएंगे और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और समानता होगी, तभी तो भारत विकसित बनेगा। तो राज्य सरकार का एक तर्क ये है दोस्तों। और क्या कहती है राज्य सरकार? कहती है कि सही संख्या एवं स्थिति का आकलन, वो लोग किस स्थिति में जी रहे हैं, जैसे पंडित लोग हैं तो वो किस स्थिति में जी रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, और जो निचले पायदान के जो जातियां थी, पिछड़ी जातियां थी, उन लोगों की स्थिति क्या है, उन लोगों की संख्या कितनी है, ये सब चीज़ें पता रहेगा, खाका पता रहेगा, तभी तो उनके लिए हम काम कर पाएंगे। और राज्य सरकार ये भी कहती है कि आप जाति आधारित जनगणना नहीं करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप जब यूपीएससी का फॉर्म भरवाते हैं, एसएससी का फॉर्म भरवाते हैं, या तो सीआईएसएफ का फॉर्म भरवाते हैं, एससी बीएसएफ का फॉर्म भरवाते हैं, इस सब में सभी लोगों को क्या करते हैं, भर्तियां करवाते हैं विभिन्न सरकारी संस्थानों में। तो आप उनसे जाति पूछते हैं, क्यों? क्योंकि आप उन्हें आरक्षण देते हैं, उन्हें छूट देते हैं, लेकिन किस जाति के लोग कितने हैं ये पता ही नहीं है, तो आप छूट किस प्रकार दे रहे हैं? हम किसी विशेष वर्ग के लोगों में छूट दे रहे हैं, लेकिन किसी विशेष जाति को छूट दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या ही पता नहीं है। अरे भाई, संख्या पता रहेगा तो और अच्छे से हम लागू कर पाएंगे ना। तो इसीलिए कहती है सरकार की उनकी संख्या एवं स्थिति का पता रहेगा तो और हम अच्छे से हम विकासात्मक योजनाएं लागू कर पाएंगे। और कहती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, जो निचले हाशिए पर लोग हैं ना, गरीबी रेखा के नीचे, जो गरीबी रेखा से भी क्या है, नीचे लोग हैं, उन लोगों की पहचान हम जाति आधारित जनगणना से हम कर सकते हैं। क्योंकि मंडल आयोग ने कहा था कि जो निचली जातियां हैं ना, वही पिछड़ा वर्ग है, तो इसलिए करवाना चाहती है। और अगर इन सभी चीज़ों का खाका तैयार रहेगा कि किस जाति के लोग कितने हैं, और एक बात और, आरक्षण तो बहुत पहले से मिल रहा है दोस्तों, तो ऐसा भी तो हो सकता है जो निचले पायदान, जो निचली जातियां थे वो अब ऊपर उठ गया है। अरे भाई, मान लेते हैं रजवार था, चमार था, उनको पहले से आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण मिलते मिलते वो तो ऊपर आ गए ना। तो अगर हम जाति आधारित जनगणना करवा लेते हैं, तो जो लोग ऊपर आ गए हैं और वो लोग जो नीचे से ऊपर अभी तक नहीं आ पाए, नीचे ही है। तो अभी हम क्या बताए थे दोस्तों पीछे में, कि जातिगत जनगणना में आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का क्या किया जाता है, उसमें पता लगाया जाता है कि आपकी स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति का मतलब आप के पास कितना एसेट्स है, कितना धन संपत्ति है। वो निचले लोगों को भी तो आरक्षण मिला भाई, सरकारी नौकरी मिला, ऊपर आ गए ना।
अब तो उनका स्थिति सही नहीं, अब तो स्थिति ठीक है ना, अब तो खराब नहीं है ना। तो अगर जातिगत जनगणना हम करवा लेते हैं तो कितने ऐसे लोग हैं जो नीचे से ऊपर आ गए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो ऊपर से नीचे चले गए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं उस जाति के लोग जो नीचे से अभी तक ऊपर नहीं गए हैं। और एक बात और, ऊपरी जो जातियां हैं जैसे पंडित है, कुम्हार है, सॉरी पंडित है, और ऊपरी जातियां कौन कौन है, बाभन है, पता नहीं मुझे कौन कौन है, लेकिन ऊपरी पायदान पे जो जातियां हैं वो लोग भी तो ऐसा हो सकता है कि नीचे आ गए होंगे। अरे भाई उनका भी तो आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुका होगा। ऐसा थोड़ी कि सबके जो ऊपरी जातियां हैं ना कि सबके सब क्या है, उनका आर्थिक आर्थिक स्थिति क्या है, बेहतर है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, बेहतर है। हमारे गांव में ले लीजिए दोस्तों कि जो ऊंची ऊंची जातियां हैं ना उनका स्थिति बद से बदतर भी है, और निचली जो जातियां हैं ना उनका स्थिति उनसे बेहतर है। जो ऊंची जातियां ना उनसे स्थिति बेहतर है निचली जातियों का, कुछ कुछ लोगों का। अगर जातिगत जनगणना हम करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि उस पंडित जी के पास उनका स्थिति क्या है, और वो जो निचले पायदान पर लोग हैं ना उसका स्थिति क्या है। अगर इस तरह से पता चल जाता है तो हम क्या करेंगे, उन लोगों के लिए सही से हम कार्यक्रम लागू कर पाएंगे। तो इसलिए राज्य सरकार कहती है, अपना पक्ष में देती है तर्क कि हम जातीय आधारित जनगणना करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसलिए और हम क्या कर सकते हैं, और कितने लोग, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आरक्षण व्यवस्था भी हम लागू कर सकते हैं। आरक्षण व्यवस्था में भी क्या होगा कि हम सटीकता से आरक्षण दे पाएंगे। फॉर्म भरते हैं तो 10%, 12% या तो पैसे में छूट मिलता है आपको, कि आपको 100 रुपये लग रहा है तो आपको पैसा ही नहीं लग रहा है, किसी जाति को 500 लग रहा है तो किसी जाति को एकदम में पैसा नहीं लग रहा है, चाहे 100 रुपया लग रहा है। तो इस तरह से आरक्षण भी क्या कर सकते हैं, सही से हम कर सकते हैं, अर्थात आरक्षण भी हम दे सकते हैं। अगर इस तरह से सामाजिक न्याय होगा, जो निचले पायदान के लोग ऊपर आ गए हैं और जो ऊपरे पायदान पर है वो नीचे आ गए हैं, उनको भी ऊपर उठाते हैं, और नीचे जो पायदान पर है उसको भी हम ऊपर उठाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, समानता आएगी। इस तरह से क्या होगा कि मेरा भारत विकसित बनेगा और एक समृद्ध भारत बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। राज्य सरकार ये तर्क देती है, लेकिन केंद्र सरकार क्या कहती है दोस्तों, अरे भाई आप तो जातीय आधार जनगणना तो करवाने के लिए कर रहे हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि उन लोगों के बीच में जो जातियाँ हैं ना, एक दूसरे के बीच में ईर्ष्या पैदा हो जाएगा। किसी को 4 मंजिला घर है और किसी को 1 मंजिला घर है, तो जिसको 1 मंजिला घर है उसको तो ईर्ष्या पैदा हो गया है, और जो 4 मंजिला घर है वो तो घमंड से चूर है, एकदम ऐसे घूर रहा है। तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, ईर्ष्या पैदा होगा, भाईचारा की भावना क्या होगा, कमेगा। तो फिर उन लोगों में क्या होगा, उन लोगों में संघर्ष होगा, और संघर्ष इस बात को लेकर के भी होगा कि तुम्हें इतना आरक्षण मिल रहा है, हमें इतना आरक्षण नहीं मिल रहा है, तुम्हें 10 किलो चावल मिल रहा है, हमें 2 किलो चावल मिल रहा है राशन कार्ड के माध्यम से, तुम्हें फ्री मिल रहा है, मुझे फ्री नहीं मिल रहा है। जब तुम एडमिशन करा रहा है तुमको 500 रुपये लग रहा है, और हमको लग रहा है 1000 रुपये लग रहा है। तो इस तरह से उन दोनों में क्या हो जाएगा, जातियों में, उन दोनों में नहीं, बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं, तो उन सब जातियों में क्या होगा कि संघर्ष होगा, और हमारे लोकतंत्र के लिए आंतरिक चुनौतियाँ बढ़ जाएगा। जब लोगों के बीच में संघर्ष होता है तो आंतरिक स्थिति क्या होता है, लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। आंतरिक जब संघर्ष होता है तब, जैसे मणिपुर में देखिए क्या हालत है, वो जातियाँ ही है ना। और इस तरह से अब एक बात और देखिए, जब जातिगत जनगणना 2011 में हुआ था, उसका रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं किया गया, अर्थात दिखाया नहीं गया लोगों को, तब तो ये हालत है दोस्तों कि जाति आधारित जनगणना नहीं करवाने से पहले, वो तो हो चुका, रिलीज नहीं हुआ है, और फिर भी केंद्र सरकार नहीं करवाई है। इतना सब काम होने से पहले ही देखिए राजनीति में जातिवाद कितना बढ़ा हुआ है। हम यादव है तो हम यादव को वोट देंगे, हम कोयरी है तो कोयरी को वोट देंगे, हम दुसाध है दुसाध को वोट देंगे, हम जाट है जाट को वोट देंगे। लेकिन योग्यता के अनुसार लोग बहुत कम है जो अभी भी वोट दे रहे हैं। हम अपना गांव की स्थिति बता रहे हैं।
तो ऐसा है, भले ही वो जो लोग हैं ना, जैसे हम यादव है, हम कोयरी है, तो हम समाज के लिए काम नहीं करें, लेकिन जो कोयरी है ना मुझे ही वोट देगा वो, भले उस उनके लिए हम कोई काम नहीं करें। तो जातिवाद अभी तक अभी इतना बना हुआ है, लेकिन जब जातिगत जनगणना आ जाएगा दोस्तों तो ये पता चल जाएगा ना। ये तो हम लोग गांव में रहते हैं तो छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं तो पता चल जाता है किस गांव में कितने जाति हैं, लेकिन वहाँ पर जो राज्य सरकार है ना, जैसे मुख्य राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, इन लोगों का जो चुनाव होता है ना, तो इन लोगों को खा कर पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में कितने जातियां हैं और किन से हमको वोट बटोरना है और किन से हमें कितना काम करवाना है। तो राजनीति में जातिवाद तो इतना ही है दोस्तों, इतना भी अभी ही फैला हुआ है। अगर जातिगत जनगणना आ जाएगा, उसका रिपोर्ट रिलीज कर दिया जाएगा, तो राजनीति में जातिवाद तो और बढ़ जाएगा, और जातिवाद बढ़ जाएगा तो हमारे देश के लिए खतरा है। क्या चीज़ का खतरा है? कि हम आधुनिक नहीं बन पाएंगे, हम उसी प्राचीन सभ्यता में रह रहे होंगे, वही उसी प्राचीन समाज में रह रहे होंगे जहाँ पर जाति के नाम पर लोगों को बलि भी दिया जाता था और लोगों के बीच ऊंच नीच, असमानता, इस तरह से वैमनस्य फैला हुआ था। किन्हें क्या काम करना चाहिए था, क्या काम नहीं करना चाहिए था। अगर हम लोहार है तो लोहार का ही काम करेंगे, हम बढ़ई हैं तो बढ़ई का ही काम करेंगे, हम पंडित है तो पंडित का ही काम करेंगे। तो जातिगत जनगणना का परिणाम यह होगा दोस्तों कि हम उस मानसिक स्थिति से बाहर नहीं आ पाए होंगे, हम आधुनिक नहीं बन पाए हैं, हम अभी भी उसी प्राचीन भारत की सोच में रह रहे हैं, पुराने जर्जर स्थिति में। तो इसलिए भारत में जो आधुनिकता, भारत की जो विकसित भारत बनेगी ना, उसमें रुकावटें पैदा होगी, हम विकसित नहीं बन पाएंगे। तो केंद्र सरकार कहती है कि इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या जाति आधारित जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा दोस्तों कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि आजकल जितने भी परियोजनाएं लागू होती है वो सब जहाँ भी जाइए आप देखिए, जैसे एडमिशन ही करवाने जाइए, नाम लिखाने जाइए स्कूल में, छोटा बच्चा को है तो पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं। मैट्रिक का फार्म भरते हैं, इंटर का एडमिशन लेते हैं 12th क्लास में, कॉलेज में, तो आपसे जाति पूछा जाता है, सब जगह जाति पूछा जा रहा है। तो जातियां पता ही नहीं होगा तो हम कैसे इन सभी को हम सही से संचालन कर पाएंगे। इसलिए जाति के आधारित जनगणना होना चाहिए दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको पुनः धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।